जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। इसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, अर्थात ऋण पत्रों का शोधन। क्या होता है शोधन, कैसे होता है, कितने उसके मेथड होते हैं, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्या होता है, कैसे जर्नल एंट्रीज होती हैं, सिंकिंग फंड मेथड क्या होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का। ये सब कुछ डिटेल में मैं आपको बता चुका हूं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहां पर जाकर के आप इनको देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल कॉमर्स विद वेदश्री पर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस और ब्रेक इवन पॉइंट से रिलेटेड कंप्लीट वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आपके लिए आवश्यक है या आपके किसी साथी के लिए आवश्यक है तो उस तक आप उसे पहुंचा सकते हैं। अपनी आवश्यकता अनुसार आप खुद भी उसे जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं यहाँ पर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में, और मेथड देखने वाले हैं ओपन मार्केट परचेज सिस्टम। अर्थात एक रिडेम्पशन का मेथड है जब कंपनी अपने ही डिबेंचर्स को ओपन मार्केट से परचेज कर सकती है। देखिए ओपन मार्केट क्या है, कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स का सेल और परचेज और सेल दोनों ही कहां होता है, तो स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से होता है, मतलब खुले बाजार में होता है। कोई भी कंपनी उनको खरीद सकती है, लेकिन कंपनी लॉ ने किसी भी कंपनी के ऊपर अपने ही अंशों को खरीदने के लिए तो प्रतिबंध लगा रखा है। मतलब कोई भी कंपनी अपने खुद के अंशों को खरीद नहीं सकती है, लेकिन कोई भी कंपनी अपने खुद के ऋण पत्रों को खरीद सकती है। तो जब कंपनी अपने ऋण पत्रों को ओपन मार्केट से खुद ही खरीद लेती है और बाद में उनका रिडेम्पशन करती है, तो इस मेथड को कहा जाता है ओपन मार्केट परचेज सिस्टम। तो ओपन मार्केट परचेज सिस्टम में जब हम लोग चलेंगे, ओपन मार्केट परचेज सिस्टम, तो ओपन मार्केट परचेज सिस्टम में दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, दो उद्देश्य होते हैं जब कंपनी ओपन मार्केट से अपने डिबेंचर्स को खरीद रही होती है। पहला ऑप्शन होता है फॉर द पर्पस ऑफ कैंसिलेशन। तो पहला उद्देश्य क्या होता है, कैंसिलेशन के उद्देश्य से, मतलब इनको निरस्त करने के उद्देश्य से खरीद रही होती है, या फिर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीद रही होती है। पहला उद्देश्य क्या होता है, कैंसिल करने के उद्देश्य से, कि हम खरीद लेंगे और उनको कैंसिल कर देंगे, फिजिकली डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो उनको क्या कर देंगे भैया, कैंसिल कर देंगे। और दूसरा होता है कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीद लें, अपने ही डिबेंचर्स को खुद खरीद लें, तो इसका इंटरेस्ट हमको खुद ही मिलता रहेगा, कंपनी को पे नहीं करना पड़ेगा बाहर। तो जब हम लोग यहां आएंगे कैंसिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन ऋण पत्रों को तीन तरीके से खरीदा जा सकता है। कोई भी कंपनी अपने अंशों को डिस्काउंट पर इश्यू नहीं कर सकता, सेक्शन 53 इस पर रोक लगाता है। लेकिन कंपनी अपने डिबेंचर्स को डिस्काउंट पर, प्रीमियम पर, पार पर तीनों तरीके से खरीद सकती है और तीनों तरीके से बेच सकती है, मतलब इश्यू भी कर सकती है और परचेज भी कर सकती है। तो कैंसिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो तीन तरीके से इनको खरीदा बेचा जा सकेगा। कैसे, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तीन तरीके से, एट पार, प्रीमियम या फिर डिस्काउंट। ओके, देखो अगर पार पर खरीदे, 100 रुपए वाला डिबेंचर किस पर खरीदे, 100 रुपए वाला डिबेंचर 100 रुपए में ही खरीदे, तो फिर यहां पर कंपनी को नो लॉस नो प्रॉफिट होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके, लेकिन अगर कंपनी अपने डिबेंचर्स को खरीदे 110 रुपए पर और शोधन करे कितने पर, खरीदे उसको कितने पर, 110 पर खरीदे और रिडेम्पशन करे कितने पर, 100 रुपए पर, तो उसको लॉस होता है इस कंडीशन में कि 100 रुपए वाला डिबेंचर 110 पर खरीदते हैं, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, लॉस होता है। लेकिन अगर मान लो 100 रुपए वाला डिबेंचर 90 रुपए पर मार्केट में मिल जाए और उसका 100 रुपए पर रिडेम्पशन किया जाए, तो कंपनी को क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखो ये एक सिचुएशन होती है लॉस की और ये एक सिचुएशन होती है प्रॉफिट की। ओके, यहां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही चीज समझने वाली है। तो चाहे प्रॉफिट हो और चाहे ही लॉस हो, दोनों ही कंडीशन में, चाहे प्रॉफिट हो और चाहे लॉस हो, ये दोनों ही क्या होते हैं, तो कैपिटल नेचर के होते हैं। अगर लॉस होगा तो हम इसको कहेंगे ये कैपिटल लॉस है, और अगर प्रॉफिट है तो क्या कहेंगे, ये कैपिटल प्रॉफिट है। अच्छा, अगर कैपिटल लॉस हुआ तो इसको कहां से पूरा करेंगे, अगर कैपिटल लॉस हुआ तो इसको सबसे पहले तो जो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाते हैं, अगर इस खाते में हमको पैसा मिल गया तो वहां से इसको वसूल कर लेंगे, अगर वहां नहीं मिला तो फिर कहां से वसूल कर लेंगे,
तो इसको कैपिटल रिजर्व से वसूल कर लेंगे। कहां से वसूल कर लेंगे? कैपिटल रिजर्व से वसूल कर लेंगे। अगर वहां पर भी पैसा नहीं मिला तो कहां से वसूल कर लेंगे? तो सरप्लस अकाउंट से वसूल कर लेंगे। कहीं से भी लेकिन यहां से इसको ले लेंगे। अब बात आती है इस प्रॉफिट को, अगर मुझे प्रॉफिट हो गया तो किस खाते में ये प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाएगा? तो सेम बात यहां पर भी आती है, अगर मेरे पास डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है तो इस खाते में इसका बैलेंस ट्रांसफर कर दिया जाएगा। किसका बैलेंस? प्रॉफिट वाला। अगर ये नहीं है तो कहां ट्रांसफर किया जाएगा? तो फिर कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और ये यहां पर होना या ना होना निश्चित नहीं करेगा। यहां पर नहीं होगा तो ये क्रिएट कर दिया जाएगा। ओके, बात क्लियर है? तो कंपनी जब कभी भी अपनी वैल्यू से ज्यादा पर शेयर्स को, डिबेंचर्स को खरीदती है तो इस कंडीशन में उसको लॉस होता है। उस लॉस को कैपिटल नेचर लॉस कहते हैं। कहां से पूरा किया जाएगा? तो नंबर 1 पर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व से पूरा किया जाएगा। नंबर 2 पर अगर नहीं वो मिला तो कैपिटल रिजर्व से पूरा किया जाएगा। वो भी ना मिले तो सरप्लस अकाउंट से पूरा कर लिया जाएगा। और अगर ये प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट भी ये कैपिटल नेचर का होता है, और इस प्रॉफिट को डिस्काउंट सबसे पहले डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व से पूरा किया जाएगा। वो भी ना मिलेगा तो कैपिटल रिजर्व से इसको वहां पर ट्रांसफर किया जाएगा। पूरा नहीं किया जाएगा, वहां पर ट्रांसफर किया जाएगा। बात क्लियर हो गई है? हाँ जी, क्लियर हो गई है। तो अब एंट्री देखते हैं यहां पर। अगर मान लो कंपनी अपने पार पर डिबेंचर्स को खरीदती है, ओन डिबेंचर्स को पार पर खरीदती है और उनका कैंसिलेशन कर देती है, मतलब पेमेंट कर देती है। कैंसिलेशन का मतलब है पेमेंट कर देंगे। तो देखिए, जब खरीदेगी तो एंट्री क्या करेगी? ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, और जब पेमेंट करेगी तो एंट्री क्या करेगी? देखो, डिबेंचर्स थे पहले जो इशू किए गए थे, वो क्या थे? डिबेंचर्स थे। तो यहां पर डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर्स अकाउंट, ये इनका कैंसिलेशन हो जाएगा। ओके, बात क्लियर है? ये कब होगा? जब ये पार वैल्यू पर किया गया है। पार वैल्यू का मतलब है 100 रुपए वाले डिबेंचर थे 1000, तो 1 लाख रुपए, 1 लाख यहां आया और 1 लाख यहां आ जाएगा, तो ये एंट्री हो जाएगी। अच्छा, अगर ये प्रीमियम पर परचेज कर लिए गए, प्रीमियम पर परचेज कर लिए गए तो एंट्री क्या होगी? अगर ये प्रीमियम पर परचेज कर लिए जाएं तो एंट्री क्या होगी? देखो यहां पर ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मान लो 1 लाख वाले डिबेंचर 1,10,000 रुपए में परचेज कर लिए गए थे। कितने में? 1 लाख वाले डिबेंचर्स कितने में परचेज कर लिए गए? 1,10,000 में किए गए। अब इनका कैंसिलेशन करना है तो एंट्री यहां पर क्या करेंगे फिर हम लोग? अब एंट्री क्या करेंगे? तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट लॉस ऑन कैंसिलेशन अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर्स अकाउंट। ओके, अब देखो ओन डिबेंचर्स, यहां पर आपका डिबेंचर्स कितना था? उसके सामने तो फेस वैल्यू ही रहेगी। आपका लॉस कितना हुआ जब आपने रिडेम्पशन करने की सोची? 10,000। टोटल कितना हो गया? 1,10,000। बात क्लियर है? तो देखो, अगर पार पर किए गए तो ये सिचुएशन हो जाएगी। यहां पर मान लो ये 1 लाख रुपए वाले थे तो सेम सिचुएशन ऐसी रहेगी, 1 लाख और यहां पर 1 लाख। लेकिन अगर उनको प्रीमियम पर खरीद करके फिर उनका रिडेम्पशन किया गया तो देखिए, मैंने अभी आपको क्या बताया था, अगर 100 वाला 110 में खरीदा गया तो लॉस होगा, और वो लॉस कैसा होगा? तो लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर्स। तो एंट्री क्या करेंगे? लॉस ऑन कैंसिलेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, ओन डिबेंचर्स अकाउंट। ओके, बात क्लियर है? अब देखते हैं, अगर डिस्काउंट पर परचेज किया और फिर उनका कैंसिलेशन किया तो एंट्री क्या की जाएगी? अब बात करते हैं, अगर कंपनी अपने ओन डिबेंचर्स को डिस्काउंट पर परचेज कर ले तो इस सिचुएशन में उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? और अगर जो भी प्रॉफिट, वैसे तो होगा, तो प्रॉफिट अगर की कोई बात ही नहीं है, अब उसको एडजस्ट कैसे किया जाएगा? तो देखिए, फर्स्ट कंडीशन में जब कंपनी अपने ओन डिबेंचर्स को परचेज करेगी तो एंट्री क्या करेगी? ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, मान लो कंपनी ने इसको कितने में परचेज कर लिया? 85,000 में परचेज कर लिया। कितने में? 85,000 में परचेज कर लिया। जब इनका जो फेस वैल्यू, जो प्रिंट वैल्यू है वो 1 लाख रुपए है। कितनी? 1 लाख रुपए की प्रिंट वैल्यू है, लेकिन उसको मार्केट में कितने का खरीदा है? 85,000 रुपए, 85,000 रुपीज का परचेज किया हुआ है। अब ऐसी सिचुएशन में जब इनका कैंसिलेशन होगा तो एंट्री क्या होगी? डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू
ओन डिबेंचर्स अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। अब देखिए, जो डिबेंचर्स की वैल्यू है वो तो अंकित मूल्य से कम आएगा नहीं, जो उसकी फेस वैल्यू थी उससे नीचे आएगा नहीं। तो फेस वैल्यू कितनी थी? 1,00,000 रुपए की थी। लेकिन हमको कितने में मिला? वो 85,000 में मिला। कितने में मिला? 85,000 में मिला। तो प्रॉफिट कितना हो गया कंपनी का? 15,000 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा। कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 15,000 का कंपनी को प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि 1,00,000 रुपए वाला डिबेंचर उसको 85,000 में ही मार्केट में मिल गया है। अब जब रिडेम्पशन करेगा तो कितना जाएगा? 1,00,000 रुपए जाएगा। देखो, जब मैंने उनको परचेस किया तो मैंने पे कितना किया? 85 पे किया। कितना पे किया? 85 पे किया था। ओके, मैंने पे किया कितना? 85 पे किया। और जब मैं उसका पेमेंट कर रहा हूं तो कितने में पेमेंट करूंगा? 1,00,000 रुपए में पेमेंट करूंगा। अब जब 1,00,000 रुपए में पेमेंट करेंगे तो इस हाथ से जा रहा है और इस हाथ पे आ रहा है, वो है तो कंपनी के पास ही, किसी बाहरी व्यक्ति के पास तो चला नहीं गया था। तो कंपनी ने पे किया था 85 और जब पेमेंट कर रही है तो 1,00,000 कर रही है, तो बचे हुए 15,000 कंपनी के पास ही आ रहे हैं। ये कैसा प्रॉफिट है? तो ये प्रॉफिट हुआ है कैंसिलेशन पर। अब इससे पहले देखो, अगर मान लो सिचुएशन ऐसी बने कि कुछ प्रॉफिट भी हुआ हो, कुछ लॉस भी हुआ हो, कुछ डिबेंचर्स प्रॉफिट पर आए हो, कुछ लॉस पर आए हो, तो उसको मैनेज कैसे किया जाता है? तो लास्ट एंट्री इसको हम लोग मैनेज करने की करेंगे। प्रॉफिट ऑन, देखो ये क्या हुआ था, यहां क्रेडिट है तो डेबिट होगा। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, हमारा डेबिट हुआ था तो यहां पर क्रेडिट हो जाएगा। टू लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट या टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, जो कुछ भी हो। अब देखो, जो सिचुएशन मैंने बनाई थी उसमें मेरे पास प्रॉफिट हुआ है कितना? 15,000 का। जबकि जब हमने इशू किया था तो लॉस हुआ था 10,000 का। तो 5,000 ट्रांसफर कर देंगे कहां पर? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा, मान लीजिए हमारे पास में ये केवल लॉस ही लॉस होता, प्रॉफिट होता ही नहीं, तो हम क्या करते? तो हम एंट्री लिखते हैं कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, या फिर सरप्लस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, या फिर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, ये लिख लेते हैं। अच्छा, मान लो मेरे पास प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता, लॉस ना होता, तो मैं क्या लिखता? तो मैं लिखता प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, या फिर प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। इन दोनों में से कुछ भी लिख लेता। ये देखो यहां पर लिखा हुआ है, इस तरीके से हम लोग एंट्री को कर लेते। तो उम्मीद है ओन डिबेंचर्स को डिस्काउंट पर, पार पर या फिर प्रीमियम पर इशू करके कैंसिल करने के उद्देश्य से जब भी कभी भी एंट्री करी जाएगी तो आप बड़ी ही आसानी से उसको समझ गए होंगे, एकदम चीजें क्लियर हो गई होंगी। हाँ जी सर, क्लियर तो हो गई हैं। कंपनी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने ही डिबेंचर्स को खरीद लेती है तो एंट्री वहां पर भी सेम यही करी जाती है, ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब ये वाले डिबेंचर्स उसने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदे हैं तो उसके यहां बैलेंस शीट में कहां पर दिखाए जाएंगे? जब कंपनी अपने ही डिबेंचर्स को एसेट्स मान करके, मतलब एज ए इन्वेस्टमेंट परचेज करती है कि हमने इनको खरीद लिया है और इनका ब्याज हम लेते रहेंगे। क्या? ब्याज हम लेते रहेंगे। तो इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदा गया है। और जब इस उद्देश्य से खरीदती है कि इनको खरीद लिया है और इनका रिडेम्पशन कर देंगे तो वो कैंसिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदे जाते हैं। तो देखो यहां पर अगर खरीदे गए हैं तो वो इन्वेस्टमेंट है। अब इन्वेस्टमेंट है तो कितने दिन तक आप ब्याज लेना चाहते हैं? अगर लंबी अवधि तक आप ब्याज लेना चाहते हैं तो एसेट साइड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हेड में इसको दिखाया जाएगा। और अगर अल्प अवधि तक ही रखना चाहते हैं, 1 वर्ष के अंदर अंदर ही उनका पेमेंट आप कर देंगे, तो फिर उनको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस शीट के एसेट साइड में ही दिखाया जाएगा। मतलब इस कंडीशन में डिबेंचर्स जो खरीदे जाएंगे उनको बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाया जाएगा। तो अब बात करते हैं, फाइनली लास्ट में एकदम आ गए हैं कि अगर इंटरेस्ट दिया जा रहा है तो इंटरेस्ट क्या कंडीशन होगी यहां पर और क्या कंडीशन होगी यहां पर और कैसे एंट्रीज करी जाएंगी। तो चलिए देखते हैं कैसे की जाएगी एंट्रीज इंटरेस्ट के लिए। जब बात करी जाएगी इंटरेस्ट की कि डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट पे किया जाएगा तो एंट्री क्या की जाएंगी? देखिए, जब भी कोई भी पेमेंट करना होता है तो सबसे पहले अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, मान लो यहां इंटरेस्ट है तो वो ड्यू होगा, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू। जब इन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू होगा तो एंट्री क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट
डेबिट टू डिबेंचर्स होल्डर्स अकाउंट टू ओन डिबेंचर्स अकाउंट। ओके, मान लो कंपनी ने 1000 डिबेंचर्स 10% वाले अपने खुद के खरीद रखे हैं, तो कंपनी के पास पैसा कितना हो गया 1 लाख, और इसका 10% इंटरेस्ट कितना आएगा, ये 10,000 रुपए का इंटरेस्ट यहां पर आएगा। और कंपनी ने 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं 10% वाले ही, तो 50,000 रुपए यहां पर पेमेंट किया जाएगा। कुल मिलाकर डिबेंचर्स का इंटरेस्ट कितना जाएगा, 60,000 जाएगा। कितना जाएगा, 60,000, जिसमें से 50,000 रुपए जाएंगे डिबेंचर्स होल्डर को और 10,000 रुपए कंपनी को ही जाएंगे, क्योंकि वो उसके खुद के डिबेंचर्स थे। अब जब दूसरी कंडीशन में आएंगे और पेमेंट करेंगे, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड, तो देखो ये वाला जब पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या एंट्री करेंगे, डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और इस कंडीशन में हम पेमेंट कितना करेंगे, 50,000। कितना करेंगे, 50,000 का पेमेंट कर देंगे। ओके, अब यहां जो ये वाला डिबेंचर हुआ 10,000 वाला जो इंटरेस्ट है, ये तो कंपनी को खुद मिल गया, तो इस डिबेंचर को वो किसी को पे नहीं करेगी, सीधे अपने पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर लेगी। कहां ट्रांसफर कर लेगी, अपने पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर लेगी। तो ट्रांसफर तो पीएल अकाउंट में इसको भी करेगी, क्या इस इंटरेस्ट को ट्रांसफर नहीं करेगी, जी हां बिल्कुल करेगी, इसको भी करेगी। तो एंट्री अब क्या हो जाएगी, जब इंटरेस्ट को ट्रांसफर किया जाएगा पीएल अकाउंट में, तो देखिए ये वाला जो ओन डिबेंचर्स का इंटरेस्ट है, जो ओन डिबेंचर्स का इंटरेस्ट है, वो कंपनी के लिए क्या है, वो इनकम है। अब इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई भी एंट्री हम करते हैं तो पीएल अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है या फिर क्रेडिट होता है, तो पीएल अकाउंट उसके लिए क्रेडिट हो जाता है। तो एंट्री वहां पर क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू पीएल स्टेटमेंट अकाउंट। कितना, ये 10,000। यहां पर आपका ये इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स होगा, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स अकाउंट, देन ये सही होगा। अब उसके बाद में देखो 60,000 रुपए से आपकी टोटल इंटरेस्ट की वैल्यू कंपनी की कितनी बनी है, 60,000। तो 60,000 रुपए का इंटरेस्ट पीएल में उसको ट्रांसफर करना होगा। तो लास्ट एंट्री हमारी क्या होगी, पीएल अकाउंट डेबिट, पीएल स्टेटमेंट, पीएल स्टेटमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। ओके, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60,000। 60,000 क्लियर है। अब देखो आपकी कंप्लीट एंट्री हो चुकी है। यहां पर देखिए 60,000 आपका डेबिट हुआ था, 60,000 से ये वैल्यू क्रेडिट हो गई है। यहां पर देखो 50,000 से ये क्रेडिट हुआ था, तो 50,000 से यहां पर ये डेबिट हो चुका है। ये 10,000 से क्रेडिट था, तो 10,000 से यहां पर ये डेबिट हो चुका है। कंप्लीट इंटरेस्ट की एंट्रीज हमारी हो चुकी हैं और उम्मीद है आपको बड़ी ही सरलता पूर्वक समझ में भी आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने उन दोस्तों तक शेयर करिएगा जो इस समय बीकॉम सेकंड सेमेस्टर या बीकॉम थर्ड ईयर की पढ़ाई में लगे हुए हैं। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बड़ी ही सरलतापूर्वक आसानी से फटाफट मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में और वहां से स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, क्योंकि रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हमारी तरफ से समाप्त हो चुका है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।